और राइट जी, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और मैं अपने गेस्ट से बातें करी थी, फिर मैं भूल गई कि मुझे ऑन एयर उनसे बातें करनी है और आई एम सो एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे साथ इस वक्त जो है मौजूद है क्या कहते हैं ज़ारा साबरी। और यहाँ पे उनको बुलाने का मकसद यही नहीं है कि ये नहीं है कि वो बहुत टैलेंटेड है और कमाल खातून है और पाकिस्तान के लिए एज अ वुमन आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, बट इट्स जस्ट आई एम सच अ बिग फैन ऑफ व्हाट अबाउट यू नो, अब उनके सामने जो बोला नहीं जा रहा, उनके काम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उनके ज़ौक़ की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो देखने में भी अच्छे होते हैं, उनका काम भी अच्छा होता है, तो आज दो ख़वातीन दूसरे की तारीफ़ें करती रहेंगी। थैंक यू सो मच ज़ारा साबरी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक समिया, बहुत शुक्रिया दावत का। आप माइक थोड़ा करीब कर लीजिए। हाँ जी, तो ज़ारा साबरी हमारे साथ आज मौजूद हैं और उनकी बहुत काम करी हैं। आजकल वो आखान यूनिवर्सिटी में एज अ सेशनल फैकल्टी काम करी है, मगर इससे पहले उन्होंने बहुत कुछ किया। एक सफ़र है और उस सफ़र में उनकी बहुत सारी अचीवमेंट है और इन अचीवमेंट की वजह से ही वो आज इस मुकाम पर हैं, हमारे सामने हैं। तो ज़ारा साबरी की कहानी आपकी अपनी ज़बानी। समिया थैंक यू सो मच, और मेरे लिए कितनी एजाज की बात है द वे यू माशाल्लाह इन सच अ टैलेंटेड वे यू कंटिन्यूइंग द शो। इतनी एनर्जी चाहिए सुबह सुबह यू नो टू ब्रिंग एनर्जी टू ऑल ऑफ अस, सो थैंक यू फॉर दैट। मेरा काम इसलिए इस तरह शुरू हुआ क्योंकि मुझे ज़ाहिर शायरी पढ़ने में दिलचस्पी तो थी। फिर एक यूएस में एक प्रोफेसर है फ्रांसिस प्रिचेट, उन्होंने तर्जुमा में काफ़ी काम किया है और चीज़ों में, तो मुझे उनके साथ पढ़ने का मौका मिला और ऑब्जर्व करने का मौका मिला कि तर्जुमा जो है उसकी वो क्राफ्ट क्या है। और उस ज़माने में जब मैं ये सब कुछ सीख रही थी तो कोक स्टूडियो आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तर्जुमा करूंगी, लेकिन हम तो बस शायरी को समझने की कोशिश कर रहे थे और जाहिर है फिर हम लोग बाइलिंगुअल हैं तो अपने जहन में हम चीज़ें ट्रांसलेट करते रहते हैं। तो कोक स्टूडियो में बहुत अच्छा कलाम जो है वो रिलीज किया जा रहा था, उसके तर्जुमे आ रहे थे, तो हमने देखा कि हम किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमने कांटेक्ट किया। मैंने अरशद महमूद साहब जिन्होंने फैज का इतना ज्यादा उन्होंने कंपोज किया, उनको जिक्र किया कि कुछ फारसी का कलाम जो है वो कोक स्टूडियो पर आ रहा है और उसके तर्जुमे मैं करना चाहूंगी। और तो मैं चाहती थी कि बेहतरीन और जो है वो सही तर्जुमा पहुंचे लोगों तक जब एक प्रोजेक्ट हो रहा है। तो उन्होंने रुहेल हयात साहब से बात की और उन्होंने कहा कि ये आई हैं एक यंग स्टूडेंट, अभी ख़त्म करके अपना मास्टर्स आई हैं और वो करना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा वेलकम, कम ऑन बोर्ड। और उस तरह वो सफ़र शुरू हुआ और कई साल जारी रहा। हम कुछ 11 सीजन्स ट्रांसलेट किए और बहुत हम शुरू तो इस तरह हुए कि पंजाबी और उर्दू और फारसी क्या करेंगे और थोड़ी बहुत पंजाबी, ज़्यादा नहीं, बहुत ठेठ किस्म की जो है वो नहीं, मतलब क्योंकि हम कराची में रहते तो इतना ज़्यादा हमें नहीं पता था। लेकिन ऑन द जॉब सीखते सीखते फिर हमने सिराइकी भी जो चीज़ें आई और वो चैलेंज होता था और हम एक्सपर्ट से पूछ के सीख कर फिर तर्जुमा करते थे, तो वो बहुत एक रिच जर्नी थी। मुझे लगा कि जैसे कि मैं पाकिस्तान की सैर कर रही हूँ और किस्म किस्म के लोगों से मिल रही हूँ जो मेरी वरना बात नहीं होती। बलोची सिंगर से बलोची के बारे में मेरी कहाँ बात होती, ब्राहुई के बारे में कहाँ बात होती, तो मैं बिल्कुल मुझे लगा कि पाकिस्तान का एक जैसे कि हम जान पाए एक हद तक, तो बहुत अच्छा लगा। और कितनी ये कमाल बात है कि आप जो आप देख रहे होते हैं कोक स्टूडियो पे, अक्सर जब आप यूट्यूब पे देखेंगे तो उसके अंदर ट्रांसलेशन लिखी हुई आ रही होती है और कभी इंग्लिश में भी और उर्दू में भी आ रही होती है। जो उर्दू में आप ट्रांसलेशन देखेंगे तो वो ज़ारा साबरी की मेहनत है। और मैं लिटरली आई हैव एक्चुअली थॉट अबाउट इट, मैंने सोचा कि यार किसने की होगी ये, एंड आई वाज आल्सो फीलिंग वेरी ग्रेटफुल क्योंकि कई पंजाबी कलाम भी ऐसे हैं वो नहीं हम समझ पाते थे। और स्पेशली जो नूरी जिस तरह परफॉर्म कर रहा होता था, मुझे तो ऑनेस्टली, हालांकि आई एम अ पंजाबी, लेकिन मुझे वो वाली रिटन पंजाबी नहीं आती पढ़नी, और वो इतना खूबसूरत कलाम था दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड। बाबा बुल्ले शाह भी है, तो वो फिर आप कहते हैं यार तो समझ आ रही है, मुझे समझ आ रही है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड नॉट ऑफ कोर्स देन यू राइट इट ऑल्सो इन इंग्लिश की भी ट्रांसलेशन है और रोमन उर्दू में भी लिखी हुई चीजें। और ये आपको पता है कि इतनी सारी कोक स्टूडियो की इंटरनेशनल ऑडियंस भी है जिसको नहीं समझ आता, जब आप उनकी जबान में चीजें उन तक पहुंचाते हैं तो जाहिर है वो ज्यादा अप्रिशिएट करता है इस बात को। सो थैंक यू इतने अच्छे काम के लिए। और लेकिन ज़ारा, मैं जो जानना चाहती थी कि आपकी अपनी जिंदगी का सफर बचपन से जवानी तक का ये मैं कि वो कैसे शुरू हुआ, आप यहाँ तक कैसे पहुंची?
शुरू से बचपन से आपको शौक था कि मैं ट्रांसलेशन करूंगी या शायरी का शौक था? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन यह है कि मैं इस लिहाज से लकी थी, मेरे वालिद को शौक था गजलें सुनने का और अच्छी चीजें, और तीना सानी और नैयरा नूर और फैज, जैसे कि मुझे बचपन अगर मैं सोचूं और होश संभालने के बारे में मैं सोचूं तो बिल्कुल जैसे हमने होश संभाला, जैसे फैज अहमद फैज जिस साल उनकी वफात हुई उसी साल मेरी पैदाइश हुई। तो उनका कलाम जो है वो बहुत जो है वो इट वाज अराउंड, और अरशद महमूद ने ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि उन्होंने नैयरा सिंह फैज की वो एल्बम निकाली थी, तो वो बहुत चलती थी, और उस जमाने में हम गाड़ी में बहुत ज्यादा कैसेट जो है वो चलाते थे। तो और वो अब तो ऐसा जमाना ना हेडफोन्स लेके अपना अपना लोग कर रहे हैं, लेकिन पहले अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जिसकी एक पर्टिकुलर टेस्ट है तो आपकी भी पूरे घर को सुननी पड़ती थी वो कैसेट। होता था, हम लोग जो है ना वो आइसोलेशन में गाने सुनने के आदी नहीं थे पहले। Exactly. तो शायरी हमने पहले सुनी ज्यादा और पढ़ी कम, और पढ़ी हमने जाहिर है टेक्स्ट बुक में, एंड वी आर ग्रेटफुल कि जाहिर है एक उर्दू एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है, और हालांकि स्कूल्स में वैसे तो ज्यादा अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स में के माहौल में हमने देखा, लेकिन ये था कि उर्दू एक कंपल्सरी सब्जेक्ट था, लेकिन टेक्स्ट बुक की जो शायरी होती है ना वो एक लिहाज से पता नहीं हम किस हद तक पसंद करते हैं, लेकिन वो जो ना वो तरह सा एक वो काम हो जाता है, एक वो होमवर्क हो जाती है, कोई ड्यूटी हो जाती है, तो उससे वो जाहिर एक अच्छी चीज है, लेकिन फिर जो आप मौसीकी के जरिए से जो शायरी आप तक पहुंचती है ना उसका आपके दिल में कोई और ही उसकी जगह होती है। तो वो हमने सुनी काफी, और आई गेस तर्जुमा इसका शौक इस तरह हुआ कि हमने होता देखा तर्जुमा, और वो मैंने कभी जिंदगी में मुझे सोचा भी नहीं था कि मैं तर्जुमा करूंगी, ठीक है, लेकिन हमने तर्जुमा होते देखा और हमें लगा कि नहीं, क्योंकि हम बाइलिंगुअल हैं, और उर्दू और जो है और अंग्रेजी हमने अंग्रेजी बाद में सीखी, और उर्दू एक जैसे कि एक मादरी जबान थी और बचपन से सीख रहे थे, तो जब वो एक तर्जुमा हो रहा था तो आप कहते नहीं एग्जैक्टली ये होना चाहिए, ये एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा और आप कहते हैं ट्रांसलेशन इज द एक्ट ऑफ फेलियर, यू कैन नॉट एवर ट्रांसलेट लाइक दिस थिंग एग्जैक्टली, लेकिन ये होता है कि फिर भी कुछ आप देखते हैं तो आप कहते हैं नहीं ये ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, और ट्रांसलेशन में भी आप कोशिश करते हैं कि हालांकि ये आप यू आर बाउंड टू फेलियर, आप उसमें नाकाम ही होंगे, लेकिन फिर भी जो हुस्न ओरिजिनल में है वो थोड़ा सा उसको हम ट्रांसफर करने की कोशिश करें। तो देखा देखी जो हो रहा था तो आपको लगा कि नहीं इससे बेहतर होना चाहिए, तो उस तरह करके हम ट्रांसलेशन की तरफ आए, और ये मामला है। और ये वाली जो ट्रांसलेशन थी बहुत प्रैक्टिकल थी, इट वाज नॉट जस्ट कि बुक फॉर्म में थी, और म्यूजिक से जाहिर है अब यूथ है ज्यादा कनेक्ट करती है, किताबें पढ़ने का रुझान कम है, लेकिन वो खूबसूरत शायरी अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंची, स्पेशली इंटरनेशनली पहुंची, और फैज साहब की शायरी अगर हम पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा काम है। ट्रांसलेशन से मुझे याद आया ज़ारा, खलील जिब्रान की किताब है द प्रॉफिट, मशहूर किताब है। मुझे अपने अब्बू ने जो अर्लियर किताबों में से एक दी थी वो यही दी थी। कमाल की बात यह है उन्होंने मुझे वो किताब उर्दू में दी थी। सो दैट वाज डन बाय काजी अब्दुल गफ्फार, जो खलील जिब्रान की उन्होंने ट्रांसलेट की। वो उर्दू में इतनी खूबसूरत थी कि जब बाद में मैंने वो किताब खलील जिब्रान की अपने लफ्जों में पढ़ी द प्रॉफिट, सो आई वाज लाइक नहीं उर्दू में ज्यादा अच्छी लग रही थी। तो अभी भी मुझे लगता है कि आप एंड आई वाज लाइक हाउ कुड ही डू दिस, मतलब इतना अच्छा एसेंस जो उसने मुझे उर्दू में समझा दिया, और कि आई डोंट थिंक कि खलील जिब्रान की भी वो पहुंच गई होगी, उस किताब का नाम है उसने कहा। तो आई कैन कम्प्लीटली गेट इट कि व्हाट पावर ट्रांसलेशन हैज, और ये आसान काम नहीं है, और दोनों जबानों में आपका अबूर होना चाहिए जी, बिल्कुल, जो आप जिससे दूसरी में कर रहे हैं, इंग्लिश से उर्दू में या उर्दू में इंग्लिश में, तो ये बड़ी मेहनत का और जबानों से मोहब्बत का काम है। ज़ारा साबरी है हमारे साथ, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें मैसेज करें आज समिया के फेसबुक पेज पे या @आज समिया इंस्टाग्राम पे। हम फैज साहब की बात करेंगे, उनकी जर्नी की बात करेंगे, हम फैज साहब का कलाम भी आज आपके लिए प्ले करेंगे। तो अगर आपको फैज साहब से हमारी तरह से मोहब्बत है तो दिस शो इज फॉर यू। आप 10 बजे तक प्लीज हमारे साथ ही रहिए। अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त अजय समिया। हमारे पास आज स्टूडियो मौजूद है ज़ारा साबरी और हम उनसे बात करेंगे उनका कोक स्टूडियो का एक्सपीरियंस कैसे रहा इससे पहले। और मगर आपका एक मैसेज मैं शामिल कर लूं, अदनान अहमद साथ साथ मैसेज भी है। एहतजाज बिल्कुल करना चाहिए, अपने जायज हुकूक के लिए आवाज उठानी चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। कितनी ही मरतबा धरनों में और एहतजाज में गया हूं लेकिन पुरअमन रहकर अव्वल तो यहाँ के लोग, खासकर कराची की बात करूं तो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते। जो है जैसा चल रहा है बस चलने दो। अगर कभी एहतजाज हो भी तो फिर जो कुछ एहतजाज के नाम पर होता है, तोड़ फोड़, चलाओ घिराओ, अपनी ही अमलाक को नुकसान, ये जुल्म बन जाता है, दूसरों के लिए तकलीफ का बाइस। मुसलमान तो वो है जिसके हाथ और जबान से, जिसके शर से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अपने राइट्स के लिए आवाज बिल्कुल उठानी चाहिए, एहतजाज हो लेकिन पुरअमन, जिसमें किसी को कोई तकलीफ ना हो। अदनान अहमद हमेशा की तरह बहुत ही सुलझी हुई बातें करते हैं। ये हमारे बड़े अच्छे लिसनर हैं जिनकी उर्दू अच्छी है तो मैं ये हाईलाइट करती हूँ। और तो ज़ारा, आपको लगता है कि फैज साहब जो हैं जिस तरीके से पाकिस्तान को देखते थे और उनकी जो उम्मीदें थी, जैसे इमेजिन इन द 70s का वो दौर था जो हमारे कुछ लीडर्स मानेंगे बहुत अच्छा दौर था, कुछ बोलेंगे नहीं अच्छा दौर नहीं था, बांग्लादेश अलग हो गया जिसके बैकग्राउंड में शायद लिखा था कि हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद, वो अलग हो गया, कयामत गुजर गई, बांग्लादेश हमसे बिछड़ गया। आज के दौर में अगर फैज साहब जिंदा होते तो क्या महसूस करते? खुश होते, नहीं होते? खुश तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते थे। यहाँ पर जो मामले चल रहे हैं, मतलब या आप जमहूर पसंद हो या अगर आपको सोशलिज्म और लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स में आपकी दिलचस्पी हो, तो दोनों लिहाज से कोई अच्छी सूरत हाल तो नहीं है। और पता नहीं क्या लिखते, और वही अपना जो जाहिर है कि फैज के अल्फाज के सहारे हम एहतजाज भी करते हैं, लेकिन जब एहतजाज कामयाब नहीं होता और आप टूटे हुए दिल को तसल्ली देनी होती है तो वो एक मरहम के तौर पे भी फैज तो मुझे लगता है कि मरहम ज्यादा है और कॉल टू एक्शन अब कम रह गया है एक लिहाज से, क्योंकि वो बहुत सालों से एक चीज देख रहे हैं, एक ही पैटर्न देख रहे हैं और वो मंजिल नहीं, चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, तो वो तो अभी भी नहीं आई और बल्कि और भी दूर लगती है, फर्दर देन एवर बिफोर ऑलमोस्ट। कुछ चीजें बेहतर हैं लेकिन एक लिहाज से बहुत बहुत दूर है, और वो जो उमंगें थी उससे बहुत बहुत दूर है अब किसी भी लिहाज से आप सोचें तो, चाहे मुआशी लिहाज से या सियासी लिहाज से। कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, कुछ एजुकेशन, वुमेन्स एजुकेशन, वो सब बेहतर हुई है, लेकिन जो जहाँ एक एजुकेशन बेहतर हो रही है, शऊर बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ तसादुम भी बढ़ेगा, लोग हक मांगेंगे तो फिर वो और उनको मुश्किलात का सामना तो करना पड़ेगा। तो आने वाले दिन आसान नहीं हैं, और पाकिस्तान जो है इवन जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स पे अब सबसे पूरे दुनिया में सबसे कम है। तो फैज और कोई भी हाँ एग्जैक्टली अब वो पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक, तो फिर जाहिर है अब किस लिहाज से हम क्या कहेंगे जी हमने बहुत कुछ अचीव किया है उस लिहाज से ना। तो मेरा ख्याल है वो अपने जख्मों पे मरहम रखने के लिए फैज साहब के कुछ नए अल्फाज हमारे पास होते, अगर फैज आज हमारे साथ होते। पता नहीं हम लोग ऐसे वो लोग हैं कि जो माजी को सेलिब्रेट करते हैं। हम जब फैज साहब की जिंदगी में उनको शायद जितना उनकी कदर करनी चाहिए थी हुई भी, आई थिंक ही वाज वन ऑफ दोज लकी बॉयज इनको उनकी जिंदगी में बहुत प्यार, बहुत इज्जत मिली, लेकिन जेल भी गए। मैं ये सोच नहीं सकती थी कि यार ऐसे इंसान को कौन जेल भेज सकता है जो आपके मुल्क का सरमाया है। एनीवेज, हम बात करेंगे अब पोल के बारे में। और बोल एक ऐसी मतलब नज़म है कि आई रिमेम्बर कि जो फर्स्ट टाइम अगर मुझे किसी चीज पे गुस्से की फीलिंग आ रही थी, वो टीना सानी के वो बोल एंड यू नो द पैशन शी sang with, और फैज साहब की, और वो बोल कोई चीज ऐसे ही कमाल नहीं हो जाती। फैज साहब की शायरी, टीना सानी की आवाज और अरशद महमूद की कॉम्पोजिशन। आपने दोबारा से बोल पे काम किया, शफकत अमानत अली खान ने वो कोक स्टूडियो के लिए परफॉर्म किया और आपने वो फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। डर लगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, आई एम श्योर दिस वाज योर मस्ट हैव बीन योर ड्रीम प्रोजेक्ट। बिल्कुल, फैज इज ऑलवेज रियली नाइस टू ट्रांसलेट, और बाकी भी मतलब एक से एक चीजें, लेकिन फैज जो है वो चीज इतनी एक मकबूल हो तो उसके बारे में असर सोचना भी जो है ना एक प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि हो सकता है कि आप बचपन से उसके बारे में कुछ सोचते आए हो और आपने शायद शऊरी तौर पे बहुत ज्यादा गौर ना किया हो कि एग्जैक्टली ये है भी या नहीं है।
तो मुझे याद है कि मुझे ये कुछ फैज का जो कलाम आया था उस सीजन और उसके बाद भी, तो फिर मैंने अरशद महमूद साहब से अक्सर पूछा भी था कि क्योंकि वो उनके साथ रहे थे और उनकी उनसे गुफ्तगू हुआ करती थी कि आपके ख्याल में ये इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए या वो, और वो लफ्ज बहुत सादा है, लेकिन ऐसे हमने जैसे एक वर्कशॉप की थी या खान में, उसमें आप भी मौजूद थी और बड़ा मजा आया था कि एक लिहाज से कि एक सिंपल और बड़ा सादा उसके बड़े सादा उसके जुमले हैं, सादा जुमले को भी कभी तर्जुमा करते हुए कितनी चॉइसेस होती हैं आपके पास अल्फाज की, और किस तरह आप फिर उसका इंतखाब करेंगे कि यही बेहतरीन है। और शायर आप ये गौर करने पे मजबूर हो जाते हैं कि शायर के जहन में एग्जैक्टली क्या चीज थी। और ट्रांसलेशन में तो आप बहुत सारे मुख्तलिफ जहतों में निकल सकते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि उनके जहन में क्या था। तो बिल्कुल दैट वाज ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और वो एक चीज है, और एक नॉस्टैल्जिया भी कितना ज्यादा है ना उसके साथ। वो दौर है 80s का, और वही हम अभी बात कर रहे थे ब्रेक में कि एक है फैज का कलाम में जाहिर है एक कशिश है कि वो जिसके लिए कंपोजर के लिए वो एक ड्रीम कलाम है, ट्रांसलेटर के लिए भी, क्योंकि उसके अंदर इतना हुस्न है और रोमांटिसिज्म है। तो एक लिहाज से क्योंकि राशिद इज डिफरेंट, राशिद इज अमेजिंग, न्यूमीम राशिद और भी जो है, लेकिन जो है ना वो ट्रांसलेशन के तौर पर फैज इज ऑफ कोर्स, और कॉम्पोजिशन के तौर पर फैज इज लेंड्स इटसेल्फ पर्टिकुलरली वेल। लेकिन हम बिल्कुल अक्सर इस पे गौर नहीं करते कि फैज हमने ज्यादातर पाकिस्तानियों ने फैज सुना ज्यादा है और पढ़ा कम है जी। और वो जिसने हमें सुनाया वो आदमी अरशद महमूद है। मतलब उनकी अपनी भी जो एक समझ है, उनका अपना भी जो एक आर्ट है, कोई और कंपोज करता क्या वो चीजें इतनी मकबूल होती या नहीं होती? क्योंकि हमने सुना है, हमने और भी लोगों को भी शायरी कंपोज करते हुए देखा है, आजकल भी देखा है, उससे पहले भी देखा है, लेकिन ये उनके अपने भी जो एक खास जो एक मैजिक है, जो एक मुलायम, अगर फैज के कलाम में जो है वो बहुत ही मुलायम से मतलब एक हुस्न है, तो अरशद महमूद की मौसीकी में भी वो चीज मिरर हो रही है। वो साहिब ज़ौक़ कंपोजर है जी। आप उनका हर कलाम का सिलेक्शन देखें, आई थिंक नयरा नूर और टीना सानी की कामयाबी में उनका बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। और फैज अहमद फैज को मकबूल कराने में, हाँ। और और ये बात बिल्कुल जैसे कि फैज जब जिंदा थे और भी बहुत बड़े शायर थे उस जमाने में, और फैज मिलते थे और बहुत इंकसारी से मिलते थे, और उस लिहाज से मुझे उस जमाने के एक मतलब जिन्होंने फैज का जमाना देखा, एक ट्रांसलेटर है मोहम्मद उमर मेमन, तो मुझे याद है तकरीबन कुछ 10 साल पहले उन्होंने मुझसे कहा कि फैज हैज रियली लास्टेड। उसका मतलब ये है कि 30 साल पहले लोग शायद नहीं समझते कि इतना लास्ट करेंगे, क्योंकि अपने जमाने में तो बहुत से लोग मकबूल होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो लास्ट करें। तो बट फैज हैज लास्टेड, और उसमें अरशद महमूद का एक बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल हाथ है। और आज जो है मतलब कि आज भी अगर हम एज यूथ या अब बड़े हो रहे हैं और हम खुद टीचिंग में आ रहे हैं, तो उसमें आई थिंक वी आर सो ग्रेटफुल टू अरशद महमूद फॉर हैविंग दिस अमेजिंग टेस्ट एंड पैशन। बहुत कम लोग होते हैं जो जस्टिस कर पाते हैं उस फील्ड के साथ। खैर ये हमारी बातें चलती रहेंगी, और ओह माय गॉड वी आर आउट ऑफ टाइम। मुझे वो बोल जो था आपका प्ले करना है, और जारा साहब भी हमारे साथ हैं। मंगवार साहब आपका भी मैसेज आ गया है, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। आप हमारी गेस्ट को भी गुड मॉर्निंग बोलें, और आपका भी अगर कोई सवाल है जारा जी से, जारा जो है वो मतलब पढ़ाती भी हैं, इनका बहुत पैशन है, बहुत एक्सपीरियंस है, ये बहुत कुछ और भी पढ़ा सकती थी, बहुत कुछ और काम भी कर सकती थी, लेकिन ट्रांसलेशन का मुश्किल काम किया और स्टूडेंट्स को आज भी इंस्पायर करती है। मैंने खुद इनकी एक वर्कशॉप अटेंड की थी और मैं इतनी इनकी उस वर्कशॉप में ही फैन हो गई थी। अच्छा, एक थोड़ी सी जेलसी भी होती है, फैज मतलब जितना मैं फैज को पसंद करती हूँ कोई और कैसे कर सकता है? इमेजिन हम एक उस इंसान जो अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उनके काम के लिए हो सकते हैं कि तुम उनकी ज्यादा बड़ी फैन हो या मैं ज्यादा बड़ी फैन हूँ। फिर जब आप ऐसे लोगों से मिलता है कि समिया आप कहीं नहीं है, नहीं सीन ही नहीं है, मुझसे बड़ी फैन है आप, मुझे इस बात का यकीन है। और राइट जी, और मुझे पता है कि हमारे बहुत लिसनर्स भी उनके फैन है। अगर फैज साहब के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, प्रोटेस्ट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, जारा साबरी से आपका कोई सवाल है तो हमें आप मैसेज करें आंचे समिया के फेसबुक पेज पे या @आंचे समिया इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा एक और भी तरीका है कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें KHI स्पेस आपका नाम आपका मैसेज, उसे भेज देंगे 3636 पर। ब्रेक पे जाना है, दो खवातीन अगर बातें करें तो वक्त का जाहिर है पता नहीं चलता। सो आप सुनते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
ऑलराइट जी, ज़ारा साहब भी हमारे साथ हैं और हम बात कर, आप सोचिए जब फैज साहब पे गुफ्तगू हो रही हो तो मैं खासे घंटों घंटों भी जो है ज़ारा कम पड़ जाएंगे, क्या कहती हैं आप? और लेकिन अभी वक्त हुआ है कि हम ज़ारा साबरी ने जो काम किया कोक स्टूडियो के साथ उसके बारे में बात करें। बोल जो है बोल के लब आज़ाद है तेरे, फैज साहब की बहुत मशहूर नज्म। सबसे पहले तपिश एक ड्रामा था पीटीवी का जिसके साउंड ट्रैक के अंदर ये शामिल था और वो पॉपुलर हो गया, इतना ज्यादा वो ट्रैक पॉपुलर हो गया, टीना सानी के आवाज में था कि ड्रामा खत्म हो गया, लेकिन वो लोग उस ट्रैक की कंपोजिशन, उस ट्रैक का मैजिक, उस ट्रैक का पावर नहीं भूले और जिस तरह वो जोश दिला देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ज़ारा ये भी करना चाहूंगी, यूथ अपील कितनी है जी फैज साहब की शायरी में, कि नौजवानों में तो वैसे ही हर चीज से ही हमें एहतजाज करना होता है, रेबल विदाउट अ कॉज, के बस हमें बगावत करनी है, कुछ भी हो, अच्छी चीज है बुरी चीज है, तो वो वाली फील आपको बोल में मिलती है। ज़ारा ने कोक स्टूडियो के लिए इस पे काम किया और फिर उसको दोबारा से शफकत अमानत अली खान ने अपनी आवाज में परफॉर्म किया। इजाजत तो ज़ारा जी आपकी, ठीक है, तो आइए सुनते हैं कोक स्टूडियो का ये ट्रैक। इसमें अगर आप देखते हैं कि वो ट्रांसलेशन लिखी हुई आती है तो वो ज़ारा का काम है। सो लेट्स एंजॉय। जी ज़ारा, कैसे लगा आपको? बहुत अपना ही काम आपने ज़ाहिर है बहुत दफा देखा, आपने काम किया, सो आई थिंक सच अ प्राउड मोमेंट। मैं होती है ना आपकी जगह, मैं आप लोगों से बात ही नहीं करती, मैं कहती भाई हेलो पोल को ट्रांसलेट किया है मैंने, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल ट्रांसलेशन। थैंक यू सो मच, वो तो आपका हुस्न नजर है। लेकिन मुझे याद है हमने एक बार डिस्कस करे थे वो फाइनली चिजल्ड बॉडी, और मैंने कहा वो कितना मुश्किल एक और किस तरह से आपने वो 13 सुतवां जिस्म है तेरा, और बहुत थॉट गई है उसको ट्रांसलेट करने में। और जब आप ट्रांसलेशन देख रहे होते हैं एक लिहाज से आप बहुत चीजों से खुश होते हैं, लेकिन मैं ऐसे कहती हूँ ट्रांसलेशन इज एन एक्ट ऑफ फेलियर। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप सुतवा वो लफ्ज मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और अभी भी मुझे लगता है कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं मुकम्मल तौर पे मेरा इतना ठुका नहीं है अब दिल उस तर्जुमे पे जो मैंने किया है उसका वहां पर, और जब आप देखते हैं आप कहते हैं यार इस वाले को थोड़ा और बेहतर करना चाहिए। तो हमेशा ये चीजें ट्रांसलेशन के साथ इट कैन नॉट बी परफेक्ट, शायरी हो, ट्रांसलेशन हो, बहुत से शोरा होते हैं, आप अक्सर देखते हैं कि वो उनके जो ऑडियोज होते हैं उन्होंने कुछ लफ्ज मुख्तलिफ कहे होते हैं और आखिर में पब्लिश वर्जन में कुछ और होते हैं, तो आई थिंक दे कीप रीथिंकिंग देयर थिंग्स। लेकिन लफ्जों में कितनी ताकत होती है, आप सोचिए कि कितना मैजिक होता है, जैसे वो बात कितनी सच है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। फैज साहब ने न जाने किस जज्बे से लिखी थी कि वो आज तक हमें उसकी वो फील होती है। तो अरशद महमूद को कैसा लगा था कि जब उनकी जो धुन है अरशद महमूद से शानी अरशद की तरफ चली गई, उनके क्या रिएक्शन थे? मेरा ख्याल ही इज वेरी जेनरस, और वो उनकी चीजें जो है बहुत सारे लोगों ने उनको काफी फायदा हुआ, और आई थिंक ही इज जेनरस, और वो बहुत अच्छी बात है, वो अप्रिशिएट करते हैं कि कोई इतनी शराफतों के लोग उनको क्रेडिट तो करें। और ये स्ट्रिंग्स के जमाने में अरशद महमूद की चीजों को क्रेडिट किया गया यहाँ पर, लेकिन ही इज वेरी जेनरस और वो जा रही हैं चीजें। लेकिन मेरे दिल में जो अरशद महमूद की जो क्राफ्ट है, हो सकता है आजकल लोग अपडेटेड म्यूजिक चाह रहे हो, उनको वो म्यूजिक पुराना लगे, लेकिन मेरे दिल में वो वो औज पर है, वो जो उनका जो चीज है, क्या खूबसूरत। बाकी जो चीजें हैं वो बाकी जो चीजें हैं वो अपनी जगह हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो काम है और जिस किस्म का पैशन है और जिस किस्म का उनका लिंक है उस शायरी के साथ, फैज साहब के साथ, वो उनकी म्यूजिक में आ रहा है, और मेरा ख्याल है कि वो टाइमलेस मेरे लिए है। शायरी का जो इम्पैक्ट होता है और वो ग्लोबल है, उर्दू जबान के फैन सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में, इंडिया में बहुत बड़े लोग उर्दू से मोहब्बत करने वाले हैं। अभी मंटो एक मूवी नंदिता दास की मूवी मंटो जब बनाई, सोचे मंटो उर्दू राइटर, उस पर वो अभी तक काम कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड हैं, उस पर भी उन्होंने बोल के लब आजाद है तेरे डाला ट्रैक के अंदर। उसकी धुन काफी डिफरेंट थी। जब भी वो एक और मैं वेब सीरीज देख रही थी कि जब भी वो एंड होती थी वेब सीरीज की एपिसोड, उसमें वापस से बोल एंड क्रेडिट्स के अंदर बोल के लब आजाद है तेरे, वो एंड दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दैट वेब सीरीज। तो ये शायरी का कमाल है, ये शायरी से मोहब्बत करने वालों का भी कमाल है। और तो हम फैज साहब की शायरी पे बात करें, ज़ारा से बात करें। ज़ारा आपको कैसा लगता है कि It's your legacy, even if you will be, even आप नहीं होंगी मगर ये रहेगा आपका। I hope so. है, हमारी बातें चली है, ब्रेक का टाइम आ गया है और आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या @RJ Samia इंस्टाग्राम पे। आप लोग के इकबाल हुसैन साहब हैं और अब्दुल हसीब
शरीफ का भी मैसेज आ गया है आपके लिए ज़ारा, जो हम शामिल करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। और जी ज़ारा जी हमारे साथ हैं और आप हम आई थिंक एक पूरा घंटा बोल पे हम बात कर सकते हैं। बोल के लवाज़ाते तेरे उन्होंने ट्रांसलेट की थी, जिसके लिए आई थिंक हम इटर्नली ग्रेटफुल रहेंगे। और भी बहुत काम किया, लेकिन आज फैज़ साहब की बात करें, हम फैज़ साहब के कलाम की बात करें, जिस वजह से मैंने ज़ारा को यहाँ इन्वाइट किया। वो मेरी तरह ही उन फैज़ अहमद फैज़ की मोहब्बत में गिरफ्तार है। ज़ारा आपके लिए मैसेज आया है कि ज़ारा साहबी से एक सवाल है कि आज के पाकिस्तान को कहाँ देखती हैं, हमने माजी से कुछ सीखा या नहीं? इकबाल हुसैन का सवाल है आपके लिए। नहीं, मतलब ये बिल्कुल एक नागुज़ीर सूरत हाल है हमारे पास जो अभी है, और इसको बहुत बहुत आगे होना चाहिए। मेरा ख्याल है हम जब पाकिस्तान जब बना था, हम बहुत ज्यादा मुल्कों से बहुत आगे थे और हमने वो एडवांटेज लूज की है अभी। और हमने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को हम हर साल लूज कर रहे हैं, जो यहाँ हिम्मत हार के चले जाते हैं। तो बस आप जिस सिचुएशन में हम आ गए हैं, अल्लाह फिर भी बहुत एहसान है कि इससे भी बदतर नहीं है, लेकिन हमें बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। और जहाँ एहतजाज का भी जो ताल्लुक है, इस सब चीज के लिए हमें अपना एक एहतजाज अपनाना पड़ेगा, चाहे वो खामोश क्यों ना हो। ठीक है, अपने एक्शंस में आप कोऑपरेट नहीं करें, जो गलत जो हैं चीजें उस पे ना बैठे, गलत फोरम्स पे ना बैठे। और मैं ये बात भी कहना चाहूंगी कि देखिए, फैज ने उनकी शायरी में बहुत हुस्न है, बहुत मुलायम कर दिया। और एहतजाज जहाँ पर हो रहा होता है, चाहे वो इंडिया और पाकिस्तान हो, खासतौर पे पाकिस्तान में, वहाँ पे फैज की शायरी एक मतलब उन सर्कल्स में जो अपने आप को एहतजाज वाले सर्कल देखेंगे वो लोग परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये चीजें ना मतलब बस लफ्जों की सतह पे नहीं रह सकती, ये बहुत पिटी हुई किस्म की चीजें हो जाती हैं। और हमें अपने एहतजाज को मुलायम नहीं करना चाहिए। मुलायम अल्फाज से एहतजाज भी मुलायम हो सकता है। बहुत जगह जो एक बहुत मौसर एक कोई मूवमेंट होती है, जरूरी नहीं है कि वो उर्दू शायरी की मदद ले रही हो। तो हमें ये देखना है कि जो कौल और फेल में भी जो तजाद है, अक्सर जो ग्रुप्स जो फैज कहते हैं कि हम पढ़ते हैं और उसको हम वो उसकी तशहीर करते हैं, तो हमें ये भी देखना है कि जरूरी नहीं है कि जो फैज के नाम लेवा हैं वो फैज का पैगाम भी बढ़वा रहे हों। जी बिल्कुल सही है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही बात की कि सिर्फ लफ्जी नहीं हो, दिल तक रूह तक भी उतरनी चाहिए बातें। और क्या कहते हैं, अब्दुल हसीब शरीफ कह रहे हैं कि डेडिकेट दिस टू फैज, ज़ारा, समीहान, एवरीवन हु मेक दिस नेशन प्राउड एंड मेक अ डिफरेंस। निगाहे यार जिसे आशनाए राज करे, निगाहे यार जिसे आशनाए राज करे, वो अपनी खूबी किस्मत पे क्यों ना नाज करे। वाह भाई, बहुत शुक्रिया। आप देखिए हमारे लिसनर्स लेवल है हमारे लिसनर्स का। थैंक यू सो मच अब्दुल हसीब साहब। और जब मैं ज़ारा से पहली दफ़ा मेरी मुलाकात हुई थी, AKU में वर्कशॉप कर रही थी, और आई वाज लाइक इन एन ऑ कि व्हाट इज दिस हैपनिंग, यू नो। फैज के बारे में बहुत पॉजिटिव है। और धूप के नारे एक ड्रामा जिसमें अरशद महमूद साहब ने कंपोज की, और ये खूबसूरत सी लाइंस, इसे क्या कहते हैं जो 4 लाइनों की चीज होती है, इज इट हैव अ स्पेशल नेम? कता। और जो नया नूर ने परफॉर्म किया था, और ज़ारा ने भी परफॉर्म किया था वहाँ पे। तो ज़ारा आपके लिए ये मैं आपको आज डेडिकेट कर रही हूँ, मुझे आई नो दिस इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट। तो फैज साहब की शायरी, नया नूर की आवाज और अरशद महमूद की कॉम्पोजिशन, जब ये सब चीजें मिलती हैं तो मैजिक होता है। आइए एक्सपीरियंस करते हैं ये मैजिक एक बार फिर। जी ज़ारा, कैसा लगा आपको? तो बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। मैं सोचती थी कौन सा इंसान होगा कि जिसकी याद से बीमार को भी करार आ जाता है। वो कौन है वो लोग जिनसे इतनी मोहब्बत की जाती है? तो एक इंडिया में एक शख्स है, उन्होंने तकरीबन कोई 40-50 ट्रांसलेशन इन 4 लाइनों की और एक किताब में। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मैं इसको मतलब एक विर्द की तरह पूरे दिन इन 4 लाइनों को पढ़ता हूँ। उन्होंने ये लिखा, क्या बात है। हाँ, और वो उर्दू जानते भी नहीं है ज्यादा, लेकिन इन 4 लाइनों को उन्होंने। मुझे एक बात बताएं कि चिराग तले कितना अंधेरा है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, हमारे लोगों से अब ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल एक घर में फैमिली है, मैं ऐसे लोग होते हैं जिनको घर वाले नहीं पूछ रहे होते, और बाहर जाके लोगों को इश्क होता है, मोहब्बत, गर्विदा, अकीदत, ऐसी वाली फीलिंग होती है उनके लिए, घर वाले ना पूछें। फैज एक
इंटरनेशनल सतह पर जो उनको मकबूलियत मिली वो फॉरगेट अबाउट उर्दू पोइट्स, वो दुनिया के कम पोइट्स को नसीब हुई होगी। बिल्कुल सही। नेहरूदा, फैज, महमूद दरवेश, ये जदीद दौर के कम पोइट्स को इतनी मकबूलियत नसीब हुई और फैज को हुई है। हाँ जी, हमारे खित्ते से बहुत आगे बढ़ के भी। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बारे में, जैसे हम क्रिकेट में हारे होते हैं बहुत चीजों में, पीछे काफी कुछ चीजों ममालिक से, हर चीज में तो नहीं। उर्दू एक ऐसी चीज मुझे लगती है विच आई एम एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ कि यार ये हमारा सरमाया है, ये बस हमारी चीज है। व्हाट डू यू से? नहीं, बिल्कुल एक बात है, ये एक बात है, मैं आपसे बिल्कुल, जैसे गुलजार साहब भी कहते हैं ना कि जिसकी ज़बान उर्दू की तरह। ये और देखें, ये सर्वाइव की गई, ये मतलब जरूरी नहीं है क्योंकि इसके इतने चैलेंजेस थे और बहुत सी जबानें हैं इस खित्ते की वो मिट गई और बहुत मुश्किल से फिर भी जो है आज वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी, लेकिन फिर भी जो है एक तो हमें भी अच्छी लगती है और लोगों को और अच्छी लगती है। हम इंडिया जाते हैं और जगह जाते हैं, उनको तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वक्त कम हो रहा है, मैं आपको 1 मिनट के लिए एक ट्रैक सुनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू नो अगर हमने सुना है कि नहीं, और उसके बाद हम एंड करेंगे आपके नोट पे। मोरी अरज सुनो, फैज अहमद फैज और टीना सानी ने उससे परफॉर्म किया। टीना सानी ने 2-3 वर्जन्स उसके परफॉर्म किए। एक लाइव है, एक क्या कहते हैं, लाइव तो काफी दफा एक ड्रामे के लिए उन्होंने किया, फिर कोक स्टूडियो में भी किया। एक और वर्जन है आतिफ असलम की आवाज में आपको सुनाना चाहती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि आपने सुना है कि नहीं। तो आइए सुनते हैं ट्रैक। जी ज़ारा, तो व्हाट विल यू से अबाउट दिस वर्जन? तो ये देख, 2 जुदा नज़में थी। मोरी अरज सुनो जुदा है, रब्बा वो ब्रज में है, और रब्बा सच्चिया पंजाबी में एक और नज़म है फैज की। वो टीना सानी ने 2 नज़में एक ट्रैक में ले आई थी, और लेकिन उन्होंने पूरी मुकम्मल उन्होंने अदा की थी। आतिफ ने मुझे लगता है कि टुकड़े निकाले। हाँ, ये एक मूवी द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, और ये मीरा नैर जो अभी मशहूर है गुलाम हमदानी की, मतलब ये वो मूवी के अंदर उन्होंने इट्स मेड इन अमेरिका, मेड बाय एन इंडियन, मगर दे यूज्ड फैज, they changed the composition. Mega Faiz is still so relevant and popular. That's right. लेकिन आतिफ is so talented and उनकी आवाज में सोच भी बहुत है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि बहुत ज्यादा कलाम के बारे में सोच के ये चीजें गाई गई हैं, क्योंकि फिर वो एक गैप होता है जो नजर आता है। और अगर मैं कंपेयर करूं टीना सानी और अरशद महमूद की कॉम्पोजिशन से, मुझे वो गैप भी नजर आता है। यही मैं जानना, आपकी राय जानना चाह रही थी। इजाजत का वक्त है, आप कुछ लास्ट टाइम पे? जैसे एक चीज होती है, इंतजार जो है, हुकूक मिलने का जो इंतजार होता है, वो मुझे लगता है या अपनी जो एक आपका एम है, गोल है, पॉलिटिकल गोल, जिसका इंतजार ही चल रहा है अभी तक, तो वो मुझे लगता है कि फैज ने उसको अच्छा वर्सिफाई किया। और एक छोटा सा स्टैंजा मैं सुझाना चाहूंगी लोगों को जाते जाते, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे हमारी हिम्मत जो है बढ़ती है। गर आज तुझसे जुदा हैं तो कल बहम होंगे, ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं। गर आज औज पे है ताला-ए रकीब तो क्या, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं। जो तुझसे अहदे वफा उस्तवार रखते हैं, इलाज गर्दिशे लैलो निहार रखते हैं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। आई थिंक इस पे भी हम 1 घंटा और डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन ज़ारा वक्त की कमी के बाइस हमें इजाजत लेनी है। थैंक यू सो मच, इट वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल टू हैव यू हियर। मैं चाहूंगी अब दोबारा आए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू ज़ारा, टेक केयर। और यार शुक्रिया, मुझे जाना है। आई होप कि आपको मजा आया होगा। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।